बाकी आप सभी बताइए कैसे हैं आप सबके हालचाल। सब कुछ ठीक है ना? मैं कल की क्लास से एक क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि मैं चेक कर पाऊं आपका रिवीजन कि रिवीजन ही चल रहा है या रिवीजन के नाम पर आप मुझसे धोखा कर रहे हो। देखो, कल हमने पढ़ा था कार्य के बारे में। तो एक बहुत आसान सा मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मैं पूछूंगा आपसे, बताइए कार्य का सीजीएस मात्रक, यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। पता है, जूल आंसर मत करना, क्योंकि जूल तो ऐसा यूनिट होती है। चलो 50% भाइयों को तो मैंने गलती करने से बचा लिया। बाकी सभी बढ़िया आंसर करिए। मैं चाय पी के दिखाऊं आपको। खुशबूपाल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। मोहन, तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, ऐसे तैयारी करते रहिए। देखो, कभी भी ये मत सोचा करो कि एग्जाम में कितने दिन हैं क्या है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और केवल ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन को उठाकर देखिए, सभी पेपरों में यही तो पूछा जाता है। तो कोई और आपकी परीक्षा हो या कोई और परीक्षा भी आपकी आएगी, आप उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी का आंसर आता हुआ। सभी को प्यारे मेरे भाई बहनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। और बहुत अच्छा आंसर आप सभी का आया। और आप कहते हैं भैया कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, तो कल हमने कार्य के बारे में बहुत डिटेल में जाना, और उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि कार्य से कैसे घुमा घुमा के वो प्रश्नों को पूछ सकता है। आज बारी आती है इस चैप्टर में ऊर्जा की। तो इस चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़नी है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आज बारी आती है आपकी ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की। आओ जरा एक बार देखें एनर्जी। देखिए, ऊर्जा क्या होती है और कार्य से इसका क्या संबंध, कोई है भी या नहीं भी है? तो बिल्कुल संबंध है, और बड़ा गहरा संबंध है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप काम कैसे कर पाते हैं, क्या आप कहीं से एनर्जी लेते हैं काम करने के लिए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, मैं खाने से एनर्जी लेता हूं। अगर खाने से मैं एनर्जी ना लूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप मोटरसाइकिल को देखिए, मोटरसाइकिल चल रही है। अच्छा देखो, कार्य का मतलब क्या है? तो कार्य का मतलब अपने दिमाग में ये बिठाओ कि फोर्स लगने पर कोई वस्तु अपनी जगह से इधर उधर हो रही है। तो अगर एक बाइक चलती है, इसका मतलब वो कार्य कर रही है। और कार्य करने के लिए हमेशा ही आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। हम एनर्जी लेते हैं खाने से। एक बाइक कहाँ से एनर्जी लेती है? तो आप कहेंगे एक बाइक पेट्रोल से एनर्जी लेती है, जो आप उसमें पेट्रोल डालते हैं। कार चाहे पेट्रोल से लेती हो, चाहे डीजल से लेती हो, चाहे सीएनजी से लेती हो। आप दुनिया की किसी भी वस्तु को उठाकर देखिए, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, अगर वो वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको ऊर्जा दी जा रही है। यानी कि देखो, ऊर्जा कुछ अलग नहीं है। ऊर्जा कार्य करने को ही हम कह देते हैं। अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है तो हम कह देते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा है। यानी अगर उसके अंदर एक क्षमता है कार्य करने की, तो हम कह देते हैं इसके अंदर ऊर्जा है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन एनर्जी की, कि कार्य करने की क्षमता को, एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। देखो, इस शब्द पे विशेष ध्यान देना है ना, क्योंकि आगे और भी ऐसे आपको मिलते जुलते नकली शब्द भी मिलेंगे, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। एक बच्चे के दिमाग में प्रश्न आता है, भैया कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं आप? स्थितिज, गतिज, कौन सी? मैं कहता हूं दुनिया की आप कोई भी ऊर्जा उठा लो, हर ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही है। कोई भी दुनिया की ऊर्जा उठाइए आप, चाहे वो स्थितिज हो चाहे वो गतिज हो, है ना? तो अच्छा भैया, इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो, ऊर्जा कुछ अलग थोड़ी है तो कार्य ही। तो जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या मात्रक हो जाएगा? जूल। वही आपका एसआई मात्रक जूल। और देखो याद रखना, जिसका एसआई मात्रक जूल होगा उसका सीजीएस मात्रक हमेशा अर्ग ही होगा, चाहे वो कोई भी राशि हो। भैया कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? मैं फिर से आपको कह रहा हूं भाई, कोई भी आप ऊर्जा उठाइए, चाहे वो गतिज है चाहे वो स्थितिज है। अब इसकी विमा क्या होगी? तो वो जूल से निकाल लेंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब बात आती है कि हमें कितने तरह की ऊर्जाएं पढ़नी है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताइए सभी एक बार कि ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया? जी, अब देखिए ऊर्जा कितने तरह की हैं। तो ऊर्जा बहुत सारे तरह की है। क्या हमें सारी पढ़नी है? नहीं, हमें सिर्फ दो पढ़नी है। कौन सी? नंबर एक डालिए, आप डालिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमें केवल इसमें से दो पढ़नी है। ऊर्जा तो बहुत सारे प्रकार की है। तो आप हेडिंग डालेंगे अपनी सबसे पहली, गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है समझना। देखो सबसे पहले ना, जब कोई आपसे ऊर्जा पूछे तो आप पहले ये देखना कि क्या ये कार्य कर सकती है। और कार्य करने का मतलब क्या होता है कि क्या ये अपनी जगह से इधर उधर हो सकती है, सिर्फ इतना देख लेना। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा हम क्या बनाते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिमान वस्तु कार्य तो कर ही रही है, अगर वो गति कर रही है, इधर उधर चल रही है, तो निश्चित तौर पर उस पर कोई बल ही लगा होगा, फोर्स ही लगा होगा, तभी तो वो चल रही है। और इसी को हम, कार्य को ही यहाँ क्या कह देते हैं? गतिज ऊर्जा कह देते हैं। तो आप कहेंगे गतिमान वस्तु के पास ऊर्जा, या वस्तु की गति के कारण ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अच्छा भैया, जैसे मानो एक बॉल है, ये मान लो इसका द्रव्यमान m है। m क्या है? इसका द्रव्यमान कुछ किलो की ये होगी, कुछ मास इसका होगा, और ये मान लो v वेग से गति कर रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है अगर ये गति कर रही है? तो आप सभी एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, बहुत सारे लोग लिख के भी दिखा रहे थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो एक और फॉर्मूला इसका होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, इतना नहीं सोचना। देखो अगर मैं ये मानता हूं कि p इसका मोमेंटम है, हम मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। p क्या है? मोमेंटम, यानी कि संवेग। तो एक फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, और वो क्या है? वो है आपका p स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर बटे 2m। वो भी यहीं से आता है। तो काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है। अच्छा, मात्रक क्या रहेगा? तो मैं पीछे आपको बता ही चुका हूं कि मात्रक जूल हो जाएगा। कैसी राशि है? हर एक ऊर्जा अदिश राशि है, कार्य के जैसी राशि होती है ये। ठीक है, मात्रक, अदिश और इसकी विमा सब कुछ कार्य के जैसा है। एवरीथिंग इज लाइक एज वर्क। एक बार थम्स अप करेंगे अगर ये समझ में आ गया हो तो। उदाहरण बताइए। अरे उदाहरण, आपकी जिंदगी में आपके आमने सामने जो भी चीजें गति करती हों, उन सब में गतिज ऊर्जा है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है इसके। तो देखो, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। बंदूक से निकली गोली में, बंदूक से निकली गोली के पास जो ऊर्जा होगी, उसके पास यही ऊर्जा है। ठीक है। अच्छा, आगे देखो आप, सड़क पर चलती कार, सड़क पर चलती कार। तीसरी ऊर्जा देखो, बहता हुआ पानी। हाँ 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 भैया, बड़ा दर्द होता है क्योंकि कहीं कहीं आप पानी के नाम पे ऊर्जा पढ़ते हो, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन नहीं, ध्यान से पढ़ना। अगर बहता हुआ पानी दिया है तो मतलब इतना
कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, इतनी आसान सी बात है कि भाई जो वस्तु गति करेगी उसके पास गतिज ऊर्जा, जो वस्तु मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। कितनी सिंपल सी तो बात है। अच्छा आगे, पेड़ से पेड़ से गिरता नारियल, हाँ भैया ये भी हमने स्थितिज ऊर्जा में पढ़ा था ना, गिरता हुआ नहीं पढ़ा होगा। पेड़ से गिरता हुआ नारियल, अगर ये गिर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, डेफिनेटली एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है चलो, अच्छा इस ऑप्शन को ना अभी यहाँ रहने दो, इसको मत लिखो, इसको बाद में देखेंगे। उड़ती चिड़िया में, ये अच्छा सवाल है, इसको अभी आगे कवर करेंगे, है ना। उड़ती चिड़िया, उड़ता हवाई जहाज, पेड़ से गिरता नारियल, चट्टान से लुढ़कता हुआ पत्थर, ये सब अभी आगे कवर हो जाएंगे। तो ये हो गए काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल। अब देखो या तो इससे एक छोटा मोटा सवाल बन जाएगा, जैसे मान लो सवाल न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा। आपको पेपर में दे देगा कि एम दे देगा, वी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ लेगा। जैसे आपको देगा क्वेश्चन में कि मान लो कोई 2 किलोग्राम की वस्तु है और उसका वेग है 3 मीटर पर सेकंड, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक है 1/2, m की वैल्यू कितनी है 2, v स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखो। ठीक 2 से 2 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 9 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गई साहब 9 जूल। एक तो ऐसा सवाल आ जाएगा। एक सवाल देखो क्या आता है, जैसे इससे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ, एक मिनट, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑन डबलिंग द वेलोसिटी, ऑन डबलिंग द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी। देखो ऐसे सवालों में, गुना गुनी वाले सवालों में तुम क्या किया करो, जैसे वो किसके बारे में बोल रहा है, सिर्फ वेग, क्वेश्चन में केवल वेलोसिटी बोला है ना, केवल वेग बोला है, तो आप वेग पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, इनको भूल जाओ। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्यों समझोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। जितना मैं कह रहा हूं उतना समझो, बहुत आसान है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर वेग के बारे में बोला है तो इसको भूल जाओ कि ये सवाल में है ही नहीं। अब देखो वो कहता है वेग को 2 गुना, अगर तुम इसको 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बोलो आई बात समझ में। इस प्रकार के सेम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब देखो कहीं अगर आपको दे दे कि संवेग 2 गुना करने पर, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि संवेग 2 गुना करने पर, संवेग 2 गुना करने पर, यानी कि ऑन डबलिंग द मोमेंटम, संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा पूछेगा कितने गुनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा का संवेग वाला सूत्र देखो क्या है। अब ये तो लगाओगे नहीं, इसमें तो संवेग है ही नहीं कहीं, आप गतिज ऊर्जा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, है ना। और केवल संवेग की बात कही है तो बाकी चीजों को भूल जाओ, इनको भूल जाओ आप, है ना। केवल इसको 2 गुना किया गया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तब भी काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी होगी, 4 गुनी ही हो जाएगी। अब जरा बताओ कि इस प्रकार के सवाल सभी को समझ में आ गए, कैसे इन्हें हैंडल करना है। एक बार सभी थम्स अप करिए। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दोबारा बता दीजिए। देखो दोबारा आप सिर्फ इतना देखो कि जो चीज हमसे बोली जाए ना, जैसे वेग के बारे में बोला गया है तो वेग को 2 गुना करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। इसका 2 गुना कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
अगर संवेग को 2 गुना कराए तो आप सोचो किस सूत्र में गतिज ऊर्जा के में संवेग आ रहा है, तो आप पाएंगे संवेग केवल इस सूत्र में आ रहा है। तो आप इसको 2 गुना कर दोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। तो ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को समझना बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमें स्थितिज ऊर्जा को समझने में। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे आप स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी। लोग मैंने देखा है कि कैसे पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं कि चलती हुई वस्तु के पास गतिज ऊर्जा और रुकी हुई वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा, ऐसा मैंने पढ़ते हुए देखा है। लेकिन ये चीज गलत है, पता है। ऐसा नहीं होता है कि चलती वस्तु के पास गतिज हो गई तो रुकी वस्तु के पास स्थितिज हो गई। अच्छा ठीक है, पहले आप ये देखो क्या किसी रुकी वस्तु, हर तरह की रुकी वस्तु के पास ऊर्जा होती है? वो छोड़ो, गतिज स्थितिज छोड़ो, पहले ये देखो क्या हर तरह की रुकी वस्तु के पास ऊर्जा होती है? आओ चलते हैं जरा एक पत्थर के पास जो पड़ा हुआ है मस्त जमीन पर। अब ये पत्थर बेचारा जमीन पर पड़ा हुआ था, तुमने इसको जल्दी से जाके ऐसे पकड़ लिया। अच्छा बताओ, ऐसे आप देख रहे हो दूर खड़े हुए, क्या पत्थर गति कर रहा है? आप कहोगे नहीं, ये चल ही नहीं पा रहा है, अपने आप तो नहीं चल पा रहा है। तो जब ये चल नहीं पा रहा तो ये वर्क नहीं कर रहा, और जब ये वर्क नहीं कर रहा तो फिर इसके अंदर कोई एनर्जी भी नहीं है। चलो दूसरा, आपने इसको कस के पकड़ लिया और पकड़ने के बाद देखा छोड़ा, ये तो वहीं की वहीं रहेगा। पत्थर कहेगा भाई साहब मैं तो अब भी ऐसा हूं जब भी ऐसा। तो पत्थर को अगर आप पकड़ कर भी छोड़ोगे तब भी इसके अंदर ये कोई चलना फिरना तो शुरू नहीं कर देगा। यानी कि रुके हुए पत्थर के पास अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप कहना कोई ऊर्जा नहीं है, उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। तो किस तरह की रुकी वस्तु के पास ऊर्जा होती है? आओ देखो, जैसे आपने एक धनुष में एक बाण लगा के ऐसे खींच लिया, या आपने एक गुलेल में पत्थर बांध के ऐसे खींच लिया, या आपने एक स्प्रिंग को दीवार पे बांधा और उसको ऐसे खींच लिया। अब देखो ये तीनों चीज भी रुकी हुई हैं, है ना। लेकिन अगर इनको छोड़ोगे तो ये तुरंत भग जाएंगी। भाई भगने का मतलब क्या है कि ये कार्य कर रही है कुछ। तो उस रुकी वस्तु में ऊर्जा होती है जिसको छोड़ने पर वो भग जाए, और ऐसी रुकी हुई स्थिति में ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दरअसल स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि उसकी स्थिति के कारण, पत्थर की स्थिति है तो रुकी हुई लेकिन वो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, इसकी स्थिति है तो रुकी हुई लेकिन इसमें ऊर्जा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, हम कहते हैं स्थिति के कारण ऊर्जा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हर एक ऐसी वस्तु में अगर आप उसको फ्री कर दें चलने के लिए और वो दौड़ पड़े तो उसमें हर उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। अभी हम उदाहरण और भी देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा, वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा, यानी कि एनर्जी बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब के कारण, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण। ठीक, अब देखिए उदाहरण, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल तो दे ही दिए, कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि खिंची हुई स्प्रिंग, खिंची स्प्रिंग, स्प्रिंग तो सभी जानते होंगे इन इंग्लिश वाले, है ना। खिंची हुई स्प्रिंग हो गई, उसके बाद खिंचा हुआ बाण हो गया। ठीक है, बाण बोलते हैं हिंदी में शुद्ध, एरो जो होता है आपका, एरो है ना, एरो। तीसरा, इतना तो सब इंग्लिश वाले भी जानते होंगे यार, तीसरा खिंची हुई गुलेल, खिंची गुलेल। अब देखो गुलेल भी अगर जमीन पर पड़ी हुई है तो उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, तो सवाल कभी ऐसे आएगा ही नहीं कि गुलेल के पास कौन सी ऊर्जा होती है, कभी ऐसा सवाल नहीं आएगा। कभी आपसे ये नहीं कहेगा धनुष बाण के पास कौन सी ऊर्जा होती है, क्योंकि अगर वो जमीन पर पड़ा है तो उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। अच्छा और देखो मजे की बात, अब अगर आपसे सिर्फ ये बोला जाए कि बताओ धनुष बाण के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस स्थिति में। क्यों? क्योंकि अगर वो जमीन पर पड़े हैं तो उनमें कोई ऊर्जा नहीं है, अगर वो खिंचा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे उसको छोड़ोगे तो देखो बाण गति में आ जाएगा,
और गति में आने का मतलब कौन सी ऊर्जा होती है? हमेशा ही गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। गति में आने का मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि देखो, हर वस्तु के पास, जिसके पास स्थितिज ऊर्जा है उसके पास गतिज ऊर्जा है ही, वो गतिज ऊर्जा में ही बदलेगी। रुकी हुई स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अगर है तो छोड़ते ही वो किस में बदलेगी? 100% गतिज ऊर्जा में ही। आई बात आपको समझ में? आप किसी भी चीज को उठाकर देखो, आप बाण को उठाकर देखो एकदम गति में आएगा, पत्थर को उठाकर देखो गति में आ जाएगा। आपने एक चीज पढ़ी थी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, सबने रट लिया होगा ये, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आज आप समझ रहे होंगे कि कैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। आ रही ये बात समझ में? और गहराई में चलें। देखो, जैसे आप बाण को अभी खींच रहे हो तो पता है आप क्या कर रहे हो? उस पर वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। ये कार्य ही तो कर रहे हो, फोर्स लगा के उसमें विस्थापन लेके आ रहे हो। ये आपने कार्य किया, यहां तक रोक दिया इसको, अब सारा कार्य आपका किस में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में। और जैसे ही छोड़ा गतिज ऊर्जा में बदल गया। अभी वर्क है, रोक दिया पोटेंशियल एनर्जी में, और जैसे ही छोड़ोगे काइनेटिक एनर्जी में। देख रहे हो कि कार्य कैसे ऊर्जाओं में बदलता है। कार्य के अलग अलग तरीके को ही हम ऊर्जा बोल देते हैं। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, जैसे चौथा एग्जाम्पल मान लो हम देखें कि बांध में संचित पानी, बांध में संचित पानी, संचित का मतलब इकट्ठा, स्टोर्ड, यानी कि स्टोर्ड वाटर ऑफ डैम। देखो, ये है आपका डैम। बांध का मतलब क्या होता है कि दीवार बना के हम लोग पानी को रोक लेते हैं ताकि उसे ऊंचाई से गिरा सके और बिजली का उत्पादन कर सकें, यही तो करते हैं हम। तो अभी पानी के पास ऊर्जा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको निकलने का मौका देंगे। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ना यहाँ पे एक होल कर दिया ये। अब बताओ, होल करते ही पानी एकदम से बहेगा कि नहीं? यानी कि पानी एकदम से छूटते ही भगा तो इसके पास अगर स्टोर्ड वाटर है तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये बहना शुरू कर दे तो इसके पास कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? इसके पास हो जाएगी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। समझे? अगर बहता पानी बोले, मैंने पीछे लिखवाया था आपको, अब पानी कहीं से भी बह रहा हो, चाहे बांध से गिर रहा हो, चाहे नदी का बहता पानी हो, अगर वो चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, रुका हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। अब रुका हुआ भी ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको हम रिलीज करें तो एकदम भाग ले। जैसे जमीन पर पानी रुका हुआ है तो उसको अगर कहीं से छोड़ोगे भी तो वो तो कहीं भगेगा नहीं। तो जमीन के रुके पानी में कोई ऊर्जा नहीं है। समझ गए आप? रुके पानी में कौन सी? जो थोड़ी ऊंचाई पर रुका हुआ हो। एकदम क्लैरिटी हो रही होगी ना सर? आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा। बिल्कुल, इस टॉपिक को ना बहुत उलझा हुआ सा पढ़ते हैं, लेकिन क्लैरिटी इसमें यही है। अब देखो, सवाल आएगा कि पेड़ पर लटका नारियल, कोई भी फल हो सकता है लेकिन पेपर में वो नारियल ही देता है। पेड़ पर लटका नारियल। अब नारियल अगर पेड़ पर लटका है तो क्या उसके पास कोई एनर्जी है? चेक करो। अगर उसको हम काट देंगे तो एक बार नीचे तुरंत भग के आएगा, यानी कि एनर्जी तो है। और रुकी हुई स्टेट में है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर स्टेशनरी स्टेट में है तो स्थितिज ऊर्जा है। बोला ये बात समझ में? तो पेड़ पर लटके हुए नारियल में स्थितिज ऊर्जा हो गई। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, एक बहुत बेहतरीन सी चीज पर चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मान लो एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं कि उड़ता हुआ हवाई जहाज। भाई ये आपका ग्राउंड है, जमीन है, ठीक है? ये है आपका ग्राउंड, यानी कि यह है जमीन, और एक हवाई जहाज यहां उड़ रहा है। सवाल आ गया ये लो। अब बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो आप क्या देखोगे पहले? अगर उड़ रहा है तो डेफिनेटली गति में है। अगर ये उड़ रहा है तो निश्चित तौर पर गति में है, ठीक है?
तो भाई 100% गतिज ऊर्जा तो है, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन अगर मान लो ये उड़ना बंद कर दे तो रुका हुआ है, ठीक है। अब रुके हुए में क्या स्थितिज ऊर्जा है? टक से नीचे गिरना अपने आप ही शुरू हो जाएगा ये। देखो, अब बहुत ज्यादा एरो साइंस में मत जाना कि ऐसा क्यों होता है कैसे होता है। अगर ये गतिमान है ना तभी नीचे नहीं गिर रहा। अगर इसने गति करना बंद किया, मान लो गतिज ऊर्जा खत्म हो गई इसके अंदर से, ये यहाँ रुक गया, तो क्या ये यहीं रुका रहेगा? नहीं, एकदम से नीचे आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु रुकी तो है लेकिन वो एकदम से नीचे आ सकती है। ये इतना पढ़ लो सिंपल कि जमीन से इसकी कुछ ऊंचाई तो है, जमीन से जिसकी भी ऊंचाई होगी उसमें हर एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि देखो इसमें दोनों ऊर्जाएं एक साथ हैं। पिछले एग्जांपल्स में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे बाण है उसमें एक बार में एक ही ऊर्जा है, रुका है तो स्थितिज ऊर्जा, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, लेकिन इसमें एक बार में दोनों ऊर्जाएं एक साथ हैं। वहां पर जैसे बाण है तो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा, अगर खिंचा हुआ है रुका हुआ है तो स्थितिज, चलते हुए में गतिज, लेकिन यहाँ उड़ते हुए एरोप्लेन में एक साथ दोनों ऊर्जाएं हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर कुछ उदाहरण आपसे पूछे जाए इसको नोट डाल के लिखेगा, इसको नोट डाल के लिखेगा। जैसे कुछ उदाहरण होंगे कि उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हवाई जहाज, और हवाई जहाज तो सब जानते होंगे इंग्लिश हिंदी वाले। तो इसमें गतिज ऊर्जा भी है। अच्छा, इसको ना गतिज ऊर्जा को के ई से दिखा रहा हूं मैं और स्थितिज ऊर्जा को पीई से, समझ जाओगे। मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या है? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और ये है आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप कहोगे कि उड़ते हवाई जहाज में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक। अब देखो जैसे उड़ती चिड़िया, तो सेम उसका भी केस है। देखो इतना याद रखो, अगर कोई चीज जमीन से ऊपर उड़ रही है तो चलने के कारण गतिज ऊर्जा है, और जमीन से ऊंचाई है इसलिए स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों ऊर्जाएं हैं उसके पास। अब जैसे एक कार मान लो सड़क पे चल रही है तो उसकी जमीन से ऊंचाई थोड़ी है, उसके पास सिर्फ कौन सी ऊर्जा है? सिर्फ गतिज ऊर्जा है, स्थितिज नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज जमीन से ऊपर है और गति में है तो उसके पास दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, ठीक है। तीसरा, गिरता हुआ नारियल। अब गिरते नारियल में गति तो है और ऊंचाई भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, पोटेंशियल भी। अब ये मत सोचना कि भैया अगर हम धनुष बाण को छोड़ रहे हैं तो उसमें भी तो ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई मायने नहीं रखती है। मतलब ऊंचाई एक अच्छी खासी ऊंचाई होनी चाहिए, हवाई जहाज की ऊंचाई है, चिड़िया की ऊंचाई है, एक नारियल ऊंचाई से गिर रहा है, वो उतनी ऊंचाई होनी चाहिए। तुम्हारी जितनी ऊंचाई है, जितने तुम हो, तो उसमें कोई उतनी खास एनर्जी नहीं है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें हम मानते नहीं है ज्यादा, बहुत ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। चौथा आएगा पहाड़ पर, पहाड़ पर लुढ़कता पत्थर, या पहाड़ से लुढ़कता पत्थर। ए का मतलब वो नीचे की ओर आ रहा है, पहाड़ से लुढ़कता पत्थर। तो अगर कोई पत्थर पहाड़ से लुढ़क रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है और उसमें ऊंचाई भी है, पहाड़ों की ऊंचाई अच्छी खासी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा भी है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और डाल के लिखिए, एक नोट, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अलग कुछ नहीं है, सिर्फ हमने एक नाम बना लिया कि दोनों का योग क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। अगर इनको कहीं जोड़ना पड़ा तो बार बार हम ये नहीं कहेंगे गतिज प्लस स्थितिज, गतिज प्लस स्थितिज, हम एक ही शब्द में बोल देंगे कि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। जरा बताइए सभी को क्लियर है? चलो
एकदम क्लियर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब तक मुझे उम्मीद थी पूरी कि आप सभी ने बहुत कंफ्यूजिंग वे में इसे पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने इसको बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ पढ़ा है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गई भाई गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की बात। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो फॉर्मूला देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, अब देखो एक बात समझो पहले तो, कि इस जैसे गतिज ऊर्जा का तो केवल एक ही सूत्र है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा के ना बहुत सारे सूत्र हैं। स्प्रिंग खिंची हुई है उसके लिए अलग सूत्र होता है, कोई वस्तु ऊंचाई पर है, हवाई जहाज ऊंचाई पर है, उसके लिए अलग सूत्र होता है। हर बहुत सारी स्थितियों के लिए अलग अलग सूत्र होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में स्प्रिंग से नहीं पूछा जाता, हमारे सिलेबस में किसी से नहीं पूछा जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक सूत्र पूछा जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, और वो ये कि जब वस्तु जमीन से ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हम केवल एक केस के लिए सूत्र पढ़ रहे हैं। कौन से केस के लिए? वस्तु वस्तु जमीन से ऊंचाई पर है। ये भी बात आपके लिए नई होगी कि स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे सूत्र होते हैं। वस्तु जमीन से ऊंचाई पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट, ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट फ्रॉम ग्राउंड। जैसे देखो, मान के चलो कि आपका एरोप्लेन ही है, ये आपका एरोप्लेन है। अच्छा नहीं, ऐसे देखो, चलो एरोप्लेन में तो दोनों तरह की है ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें केवल एक हो। तो हम ले लेते हैं एक पेड़ पर लटका हुआ नारियल। जैसे मान लो यहाँ एक ये नारियल लटक रहा है, ठीक। तो इसकी जमीन से कुछ ऊंचाई है। अब इसमें कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो इसकी जमीन से कुछ ऊंचाई है, और इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच। एच क्या है? हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई। और इस नारियल का द्रव्यमान कितना है? एम। एम क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, वो होती है एम जी एच। आप इस सूत्र को बहुत पढ़ते होंगे। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी बात हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। अभी आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे कि इसकी वैल्यू 9.8 है या 10 है, लेकिन देखो आज तक आपने मेरी क्लास में अनुभव किया होगा कि जितना आप जानते हैं असल में वो टॉपिक उससे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा गहरा वो टॉपिक होता है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो सिर्फ आप ये जानते हो, और अभी हम स्थितिज ऊर्जा को पूरा भी अभी हमने नहीं पढ़ा है। अगर अब सोचो स्प्रिंग है, खिंची हुई है, उसके लिए क्या एच लगाओगे? उसमें कहाँ से एच आया? तो उसके लिए अलग ही फॉर्मूला होता है, वो हमें हालांकि पढ़ना नहीं है ना। एम जी एच, एच क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैसे ही ना आप जी को भी देखना बहुत गहराई में पढ़ोगे, तभी हमारे सारे सवाल बनते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, ऊपर ऊपर से जो हमने साइंस पढ़ी है ना, उससे गहरी वाली साइंस नहीं होगी, मतलब रेलवे वाली साइंस तो आप भूल जाइए। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला एम जी एच। अब हमें अगर एम दिया हो, जी दिया हो, एच दिया हो, तो बहुत आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट हो जाए तो एक बार हम सब करना। बहुत अच्छे से समझ आया, चलो ओके, बहुत बढ़िया। सिलेबस कब तक हो जाएगा भैया? आपके सिलेबस में अब ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है। देखो, एक तो ग्रेविटेशन मुझे करवाना है। ग्रेविटेशन में मान लो आप मुझे लगेंगे लगभग 2 ढाई 3 दिन, 3 दिन मान लो आप। और फिर मुझे करवाना है प्रेशर वाला चैप्टर, 2 दिन उसमें मानो 5। उसके बाद साउंड वाला चैप्टर करवाना है 2, 7। हीट एंड टेम्परेचर करवाना है 2। तो मेरे हिसाब से 9 क्लासेज में आपका चैप्टर, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, तो ये हो गई पूरी की पूरी ऊर्जा, और उम्मीद करूंगा कि ऊर्जा को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अभी सारी ऊर्जाएं खत्म नहीं हुई हैं, ऊर्जाएं बहुत सारे तरह की होती हैं। आपसे कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपके स्तर पे वो सवाल बनेगा जो सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूं। तीसरा मुद्दा इसमें कवर करते हैं, और ये है शक्ति यानी कि पावर। अब देखो, बहुत बार हमें ना शक्ति और ऊर्जा में कोई फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमें एक बार समझ आ जाए तो आओ वो समझ बनाते हैं। देखो, मान के चलिएगा कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपकी नौकरी लग गई, बढ़िया, आप अपना घर बनवा रहे हो।
और आपने 2 ईंटों के ढेर लाके यहाँ रख रखे हैं। मान लो हर एक ढेर में 100-100 ईंटें हैं, इसमें भी 100 ईंटें हैं, इसमें भी 100 ईंटें हैं। अब आपको इन्हें नीचे से अपनी छत पे फेंकवाना है ऊपर। तो आप 2 मजदूर भैयाओं को पकड़ के लाए और आपने कहा भैया ये नीचे से ईंटों को ना ऊपर फेंक दो। ये मजदूर भाई नंबर 1 है और ये मजदूर भाई नंबर 2 है। तो इन्होंने नीचे से ऊपर ईंटों को फेंकने में 1 घंटे का समय लिया और इन्होंने समय ले लिया 2 घंटे का। अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से काम किसने ज्यादा किया? बताओ, कार्य किसने ज्यादा किया? बताओ भाई, इनमें से कार्य किसने ज्यादा किया? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 घंटे वाले ने, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घंटे वाले ने। कुछ को लग रहा है कि देखो 2 घंटे वाले ने ज्यादा काम किया क्योंकि देर तक काम किया है। कुछ को लग रहा है कि यार 1 घंटे में अगर ईंटें फेंक दी तो उसने जल्दी कार्य कर दिया, तो उसने ज्यादा काम कर दिया। आप ऐसे कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि कार्य का सूत्र क्या है, तो आप कहोगे भैया कार्य का सूत्र है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। देखो, आप अगर ये देख रहे हो कि समय किसने ज्यादा लिया या कम लिया, उसके आधार पे आप कार्य को जज कर रहे हो, तो देखो इसमें समय कहीं आ रहा है क्या? नहीं। यानी कार्य का समय से कोई मतलब नहीं है। मतलब कार्य दोनों ने बराबर किया। आई बात समझ में? अगर मैं इसको 1 कहूं, इसको 2, तो जितना 1 ने कार्य किया उतना ही 2 ने कार्य किया। ठीक है। अब मुझे बताओ ऊर्जा किसके अंदर ज्यादा है? कार्य तो बराबर है, ऊर्जा बताओ थोड़ा सोच के, किसके अंदर ज्यादा है? अच्छा, ऊर्जा एक के अंदर ज्यादा है। चलो ठीक है, एक बार मुझे बताओ, ऊर्जाओं के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े। एक तो काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा, एक हमने हाफ mv², और एक पढ़ा हमने पोटेंशियल एनर्जी का। आप मुझे दोनों में ही बताओ टाइम किस में नजर आ रहा है आपको? आप कहोगे किसी में भी टाइम नजर नहीं आता, यानी कि ऊर्जा भी दोनों की बराबर है। अच्छा, अब खुद देखो ना, ऊर्जा जितनी, कोई सी भी ऊर्जा जितनी इसके अंदर है उतनी ही इसके अंदर है। अच्छा, पता है कुछ तो है जो आपको लगता है कि इसके अंदर ज्यादा है क्योंकि इसने जल्दी काम कर दिया और इसने देर से काम किया। तो वो चीजें देखो, अगर आप इनके काम को समय से जोड़ोगे, अगर आप ये देखोगे कि किसने कम समय लिया, तो आप पाओगे कि इसने कम समय लिया। मतलब आप अगर कार्य को या ऊर्जा को समय से जोड़ रहे हैं तो आपको कुछ इनमें अलग नजर आएगा। और जब हम कार्य को समय से जोड़ते हैं ना, तब एक नई टर्म बनती है, नई राशि बनती है जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति जो होती है ना, पावर जो होती है, वो यही होती है कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु के कार्य को या किसी मशीन के कार्य को समय से चेक कर रहे हैं। यानी कि उसका जो वर्क है उसको आप किससे रिलेट कर रहे हैं? टाइम से रिलेट कर रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में? एक बार थम्स अप करिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखने का तरीका है, तो यही देखो ना कि अभी तक हमने टाइम का फैक्टर नहीं लिया था, लेकिन ये जरूरी है ना कि हम किसी के कार्य को समय से जोड़ के देखें, तभी तो हमें उसकी ताकत पता लगेगी। इसी चीज को शक्ति कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनाओगे तुम? तो परिभाषा तो हमने बनानी सीखी है। अगर नीचे समय का भाग है तो हम कहेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बोलो, बोल सकते हैं ना? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, आप कंफ्यूज पता है कहाँ होते हो? जब मैंने आपको ऊर्जा पढ़ाई थी ना, तो मैंने कहा था कि देखो, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी। और ये चीज क्या होती है? कार्य करने का रेट। क्या होता है? कार्य करने का रेट, यानी कि कार्य करने की दर। बोलो, आई बात समझ में? तो दर और क्षमता में फर्क देख लेना। अब बाकी सारी चीजें तो हम यहां से निकाल ही सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, मैथमेटिकली लिखोगे तो पावर बराबर W/T, ये हो जाएगा। पता है, इसी को एक्सटेंड करके एक फॉर्मूला और आ जाता है। देखो, कभी कभी हम कार्य को क्या लिख देते हैं? mgh लिख देते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। कार्य पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, तो mgh/t भी लिख देते हैं। और इसी को सॉल्व करने के बाद ये फोर्स इनटू वेलोसिटी भी आता है। इसको भी लगे हाथों याद रखना।
ठीक है, बनते इसी से हैं, लेकिन कैसे बन रहा है उतना गहराई में नहीं जाएंगे। एफ क्या है, एफ है किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया फोर्स यानी कि बल, और वी क्या है, वेलोसिटी। इसको समझना नहीं है, केवल इसको याद कर लेना है। तो इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा, आज हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर पा रहे हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के कुछ सवाल मैं आपको शुरुआत में ही करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी इसकी जो यूनिट है, देखो आप तो वॉट पढ़ते हो, लेकिन हमेशा आपने अब तक तो ये भी सीख लिया होगा कि 3 मात्रक संभव है। सूत्र से संभव है, उसके फॉर्मूले से सूत्र से संभव हो गया, एसआई संभव है, और सीजीएस संभव है। तो इसके सूत्र से देखो, कार्य का मात्रक जूल है और समय का मात्रक सेकंड है, तो जूल पर सेकंड भी इसका मात्रक हो सकता है। इसको कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जे को जूल, सेकंड के लिए एस, तो जूल सेकंड कहिए या जूल सेकंड -1 कह दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया सूत्र से बनने वाला मात्रक। अगर ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो ये होता है वॉट, समझे। और इसका सीजीएस मात्रक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा इसका ना एक अन्य मात्रक आपसे पूछा जाएगा, आप सभी उस मात्रक को बहुत अच्छे से जानते हैं, अनोदर यूनिट। वो ना सीजीएस है, ना एफपीएस है, ना एसआई है, वो दरअसल पुराने जमाने से चली आ रही है, जिसका नाम है हॉर्स पावर। जब किसी भी चीज की ताकत को घोड़ों से कंपेयर किया जाता था, अश्व शक्ति, जैसे कोई मशीन है तो उसको हम घोड़ों से कंपेयर करते थे, अरे वाह, या कोई व्यक्ति है उसमें क्या भाई घोड़े जैसी ताकत है इसमें, तो अश्व शक्ति एक पुराने जमाने से मात्रक चला रहा है। आजकल इसका इस्तेमाल हम मशीनों की ताकत बताने में करते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे तो उसके इंजन की पावर हॉर्स पावर में ही मापी जाती है। क्यों हरी जी, सही कह रहा हूं मैं, ट्रैक्टर की पावर कभी वॉट में या जूल सेकंड में नहीं मापी जाती है। आप अपने गांव में इंजन खरीद के लाओ, डीजल इंजन जिससे आप पानी उठवाते हो, खेतों में पानी चलाते हो, वो हमेशा हॉर्स पावर में मापा जाता है। आपने सुना भी होगा ना कि हमारे घर 2 HP का इंजन है, हमारा इंजन 1.5 HP का, 2.5 HP का है, तो ये हो गई हॉर्स पावर। अब देखो एक चीज आपसे पूछी जाएगी, हॉर्स पावर को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HP, कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो इस चीज को आप बढ़िया से याद रखेंगे, इसको इधर कर लेता हूं मैं। एक हॉर्स पावर इक्विवेलेंट होता है 746 वॉट के, 1 हॉर्स पावर इक्विवेलेंट होता है 746 वॉट के। देखो 786 से कंफ्यूज मत होना, 786 तो इस्लामिक धर्म का पवित्र नंबर है, 786 मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं 746 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बस ये एक कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा आपका बन सकता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना था, शक्ति में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, यहीं से हमारा सवाल बन जाएगा। आप देखेंगे कल जब हम सवाल कर रहे होंगे तो सारे सवाल बहुत अच्छे से यहीं से बन जाएंगे। उम्मीद है सब जानकारी बढ़िया बेहतर आपको समझ आई। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, और समय बचेगा ही तो आगे सवाल भी कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।